हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग देखेंगे उपादान संदाय अधिनियम 1972 पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे इस वर्ड को, ग्रेचुइटी या उपादान शब्द को। उपादान शब्द तो हिंदी का है, ये ग्रेचुइटी इंग्लिश में ये आया है इट इटालिक वर्ड से। ठीक है, इटली का वर्ड है ग्रेचुइटी, जिसका है असल ओरिजिनल वर्ड था ग्रेटाई। ठीक है, जिसका अर्थ होता है उपहार या गिफ्ट। तो यहाँ से ये वर्ड लिया गया है। ठीक है, तो उपादान यहाँ पर तो क्या, किस बात को आधार बना के इसको लिया गया? तो कहा गया अगर किसी भी संस्थान है या प्रतिष्ठान है, ठीक है, या उद्योग है, कहीं पर भी कोई कर्मचारी कार्य कर रहा है, तो उसका जो लाइफ टाइम का सर्विस है, जितना वो काम किया है, जब सेवानिवृत्त हो गया, उसका मृत्यु हो जाएगा, तो उसको वो गिफ्ट के रूप में जो है ना, जब वो रिटायर करेगा या मृत्यु हो जाएगा, तब उसको जो है एक मुश्त कुछ राशि दिया जाएगा, जिसको ग्रेचुइटी या उपादान कहा गया। ठीक है, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर जाके देखें, तो सबसे पहले इसको जो है, जो प्राइवेट कंपनियां थी, टिस्को है या गोदरेज है, इस तरह की जो बड़ी कंपनियां उस वक्त थी, उन्होंने दिया। उसके बाद राज्यों में सबसे पहले केरल सरकार द्वारा ये प्रावधान किया गया कि वहां के कर्मचारियों को, राज्य कर्मचारियों को ग्रेचुइटी दिए जाने लगे। तब भारत सरकार जो 1972 में जो है ये एक्ट पारित करती है। ठीक है, और 16 सितंबर 1972 को ये पूरे देश में जो है क्या हो जाता है, लागू कर दिया जाता है, एक्ट को पारित करके। ठीक है, तो ये पूरे देश में लागू हो गया। अब देखिए, यहाँ जो एक्ट में सबसे बड़ा टेंशन है कि उपादान को परिभाषित नहीं किया गया है। तो इसका परिभाषा के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट इसका परिभाषा दिया और कहा, सुप्रीम कोर्ट, कि यदि कोई कर्मचारी किसी उद्योग में लगातार लंबे समय तक काम करता है और सेवानिवृत्त होता है, तो नियोजक द्वारा सुरक्षा हेतु एक राशि का भुगतान कर्मचारी को किया जाता है, जिसको ग्रेचुइटी या उपादान कहते हैं। ये तो हो गया इसका कुछ बेसिक बात। इसमें जो है ना, मात्र जो है 15 धारा है। ठीक है, इसका लागू होने की जहां तक बात है, तो पूरा विस्तार भारत में होगा, और ऐसा प्रतिष्ठान या उद्योग जहां पर 10 या अधिक लोग कार्य करते हैं, वहां पर लागू होगा। अगर कोई ऐसा संस्थान जहां पर 10 लोग काम कर रहे थे, लागू हो गया ये एक्ट, और बाद में वहां पर श्रमिकों की संख्या जो है 10 से कम हो गए, तो इस एक्ट को खत्म नहीं किया जाए, बल्कि ये कंटिन्यू लागू रहेगा। ठीक है, इसका अब एक बार थोड़ा सा उद्देश्य देख लेते हैं, तो उद्देश्य इसका आखिर क्या था। तो सबसे पहला उद्देश्य देखिए, सेवानिवृत्ति के बाद जो श्रमिकों को आय की सुरक्षा देना था। ठीक है, क्योंकि उसका मंथली इनकम तो बंद हो जाएगा, जो भी आ रहा था, या दैनिक या मंथली, तो उसको एक मुश्त अगर मान के चलिए दे दिया जाएगा, तो उसको धीरे धीरे वो अपना जो है आय का एक सुरक्षा रहेगा, वो उसको खर्च कर पाएगा। दूसरा, सामाजिक सुरक्षा, उसके अलावा बहुत सा और भी समाज में उसका जरूरत है, उसको पूरा करने में उसको आसानी होगी। दूसरा, उसका जीवन स्तर को बेहतर बनाना। तीसरा, वृद्धावस्था में सुरक्षा, क्योंकि वो काम नहीं कर पाएगा, तो वृद्धावस्था रहेगा, तो उस वक्त कैसे करेगा, तो उसके लिए है। ठीक है, तो उसके बाद नियोजकों की सुरक्षा चारिता या निरंकुशता है, उस पर रोक लगाना, कि नियोजक जो है कभी भी मनमाने ढंग से किसी को, श्रमिक को काम से नहीं निकाल सकता है, या फिर उसको आ, अपना जो है मनमानी नहीं कर सकता है, उसके लिए ये एक्ट लाया गया। दूसरा, औद्योगिक शांति स्थापित करना, और दूसरा, नियोजक और कर्मचारी के बीच अच्छा संबंध बनाना है। अगर ये दो बात रहेगा, तो औद्योगिक शांति रहेगा, तो औद्योगिक विकास होगा, औद्योगिक विकास से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, देश विकास करेगा। ठीक है, और औद्योगिक संबंध अगर अच्छा रहेगा, तो यहाँ क्या होगा, उत्पादन या उत्पादकता जो है वो बढ़ेगा, वृद्धि होगा, उससे नियोजक को भी लाभ होगा, और नियोजक को लाभ होगा तो कर्मचारी को भी लाभ देगा। ठीक है, अब इसका जो है कुछ प्रावधान हम लोग देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर प्रमुख प्रावधान में हम लोग देखेंगे कि योग्यता की शर्त क्या है, आखिर जो है यह लाभ जो किस कर्मचारी को दिया जाएगा। तो एक बात याद रखिए, कोई भी कर्मचारी जो लगातार जो है 5 वर्ष तक किसी उद्योग के प्रतिष्ठान में काम किया होगा, उसको यह लाभ दिया जाएगा। ठीक है, और दूसरा, आखिर उसका जो है लाभ का जो दर होगा, जो उपादान होगा, वह जो है कैसे निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, उपादान जो उसका निर्धारित किया जाएगा, वह किया जाएगा, उसका गणना जो है अंतिम माह की मजदूरी के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, और इसका गणना दो आधार पर किया जाएगा, एक मासिक मजदूरी के आधार पर, और एक दैनिक मजदूरी के आधार पर।
तो मासिक मजदूरी में क्या करेगा, कर्मचारी को प्रत्येक वर्ष के सेवा के बदले में 15 दिनों का मजदूरी जो है उपदान के रूप में भुगतान किया जाएगा। तो गणना सूत्र क्या होगा, मासिक मजदूरी डिवाइडेड बाय 26 डेज इंटू कुल दिनों की संख्या, मतलब ये 15 दिन। मतलब कुल दिनों की संख्या में क्या करना होगा, इसे मान के चलिए ये 10 साल काम किया, 10 वर्ष, तो एक साल के लिए 15 दिन, तो 10 साल के लिए कितना हो जाएगा, 150 डेज। अगर मान के चलिए उसका अंतिम आखिरी महीना जो था उसमें 26,000 रुपया उसको जो है वेतन मिल रहा था, 26, तो टोटल कितना हो जाएगा 10 साल के लिए 150। तो ये ऐसे काट देंगे तो टोटल जो है इसको कितना मिल जाएगा, 150,000, मतलब 1.5 लाख रुपए उसको मिलेगा। अब यह राशि जो है, ये जो 1.5 लाख है, यह मैक्सिमम 2018 में इसको संशोधित किया गया, ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, 10 लाख, सॉरी 20 लाख मिल सकता है, इससे पहले 10 लाख था, 2018 में संशोधित करके क्या कर दिया, इसको 20 लाख कर दिया गया। अगर ये जो है मान के चलिए ये 25 लाख रुपया जाता है, तो इसको 25 लाख नहीं मिलता, फिर कितना मिलता है, 20 लाख इसको दिया जाता है। इसी तरह से अगर दैनिक मजदूरी वाला बात है, दैनिक मजदूरी प्राप्त कर रहा है उसको जो है महीने का कितना, 7 दिन का मजदूरी के बराबर उसको जो है उपादान मिलेगा। तो उसका सूत्र क्या होगा, तो विगत 3 माह में प्राप्त मजदूरी, 3 माह में जितना मजदूरी मिला है, मान के चलिए 3 माह में उसको जो है 15,000 रुपये मजदूरी मिला है, और टोटल वो काम किया है इस 3 माह में 90 दिन में जो है वो जो है 45 दिन काम किया। ठीक है, ये, और कुल दिन मान के चलिए वो जो है 7 है और 10 साल काम किया है, तो 70 दिन हो जाएगा ये, या इसको जो है ठीक है 70 ही रखा जाए। तो इस तरह से इसको जो अगर काट के जो भी राशि यहाँ पर आएगा वही उसको जो है प्राप्त होगा। अगर यह राशि जो है फिर जो है जान लीजिए, अगर ये 20 लाख से ज्यादा आ जाएगा तो क्या होगा, उसको 20 लाख मिलेगा, अगर कम आएगा तो फिर कम मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। चलिए यहाँ तक हम लोग ये देख लिए। चलिए अब ये हम लोग यहाँ का देख लिए। अब एक बात यहाँ पर ध्यान देना है कि इसका भुगतान जो है, उपादान का भुगतान का विधि क्या होगा, तो विधि यही होगा कि मृत्यु होगा, या फिर वो जो है उसका मृत्यु हो जाएगा श्रमिक का, या फिर वो जो है रिटायर हो जाएगा, या फिर जो है वो जो है वीआरएस ले लेगा, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेगा। ठीक है, तो सभी हाल में उसका नमूनी जो होगा वो नियोजक को क्या देगा, आवेदन देगा, और आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर जो है उसका भुगतान किया जाएगा निश्चित समय सीमा के अंदर। नेक्स्ट प्रावधान है कि उसको अनिवार्य रूप से उसका बीमा कराना नियोजक का जो है ये ड्यूटी होगा कि नियोजक जो है उस श्रमिक का जो है बीमा कराए। एक है नॉमिनी बनाना, अगर कोई कर्मचारी का 1 वर्ष हो गया है सेवा का, तो उसको जो है नॉमिनी बनाना क्या है, अनिवार्य होगा। यहाँ पर एक बात और, एक प्रावधान है कि किसी भी जो उपयुक्त सरकार है उसको जो है ना, वो नियंत्रण अधिकारी जो है नियुक्त करना होगा, जिसको सिविल कोर्ट के बराबर अधिकार प्राप्त होगा कि वो जो है उपादान से संबंधित शिकायतों का वहां पर जो है क्या करे, सुनवाई करेगा। उसके बाद एक है निरीक्षक का कोई इंस्पेक्टर वहां पर एक नियुक्त करेगा, या उचित संख्या में नियुक्त करेगा जैसा जरूरत है, लेकिन कौन करेगा, वही अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट माने उपयुक्त सरकार। ठीक है, और जो है नियंत्रण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध जो है 60 दिनों के अंदर जो है नियोजक या कर्मचारी जो है इसको अपील कर सकते हैं अपर हाई कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में। ठीक है, ये हो गया। अच्छा एक बात यहाँ पर हम बता, मुख्य प्रावधानों में एक प्रावधान यह भी है कि परिभाषा यहाँ पर लिखा गया है, परिभाषा दिया गया है, जैसे समुचित सरकार किसको मानेंगे, माने अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसको कहेंगे, या फिर श्रमिक या मजदूर किसको कहेंगे। तो ये सब का लगभग जो है, इससे पहले वाले डिफिनेशन में बताया श्रमिक किसको कहेंगे, कि किसी को जो है ना नियोजन के शर्तों के आधार पर जो है उसको एक प्रकार परिश्रमिक परिश्रमिक या कुछ मजदूरी के साथ उसको जो है किसी काम में नियुक्त किया जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, श्रमिक कहलाएगा। तो मुझे सरकार का भी सेम उसी तरह का डेफिनेशन है, केंद्र सरकार का है, फिर राज्य सरकार का है, इस तरह का। ठीक है, एक है उपादान की जब्ती, ये एक थोड़ा सा इसमें है कि अगर जो है उपादान की जब्ती नियोजक कर सकता है, अगर पहला, अगर जो है श्रमिक जो है लेबर जो है कोई नुकसान कर देता है वहां पर उद्योग या प्रतिष्ठान में, तो जितना का नुकसान हुआ है उतना का वो कटौती कर लेगा। दूसरा, अगर कोई हिंसा या उपद्रव किया है उसमें कोई नुकसान हुआ है। और तीसरा जो है, अगर वह जो है कोई अनैतिक कार्य करते हुए वहां पर पकड़ा गया है, तो उसके आधार पर जो नुकसान हुआ है
उस नुकसान के आधार पर तय करेगा कि इसको कितना उपादान में कटौती किया जाएगा। जितना नुकसान हुआ उतना ही उसमें कटौती होगा, पूरी पूरा कटौती नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है इसके साथ साथ दंड का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, कि अगर जो है कोई व्यक्ति जो है इस अधिनियम से संबंधित गलत सूचना देता है या गलत प्रतिनिधित्व करता है तो उसको 6 माह का कारावास या 1,000 का, सॉरी 10,000 का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है गलत सूचना देने पर। अगर इस अधिनियम में किसी नियम का उल्लंघन करता है तो 3 माह से 1 वर्ष का जो है सजा हो सकता है, कारावास, और 10,000 से 20,000 का जुर्माना या दोनों हो सकता है। और तीसरा, अगर नियोजक राशि भुगतान नहीं करता है या करने में देर करता है या किसी तरह का कोई जो है इसमें अड़चन डालता है, तब फिर जो है उसको विनियोजक को 6 माह से 2 वर्ष का जो है कारावास हो सकता है या 10,000 से 20,000 का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग जो है कुछ उपादान संदाय से संबंधित कुछ बेसिक बात और उसका कुछ मुख्य प्रावधान देखे हैं। ठीक है, अब इसमें जो है जो सेकंड जेपीएस से थर्ड जेपीएस में जो सवाल आया है, देखिए इससे पहले के चर्चा कर चुके हैं, सेकंड जेपीएससी और फोर्थ जेपीएससी में सवाल आया है। उसमें आया है पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 के प्रमुख प्रावधानों की चर्चा करें। ठीक है, और इसमें शायद सेकंड जेपीएससी वाले में है, इसमें प्रमुख संशोधन समझाना है, प्रमुख संशोधन बताना है कि क्या हम लोग इसमें और संशोधन कर सकते हैं। तो संशोधन हम लोग कब बताएंगे, सुझाव कब देंगे, जब इसमें कुछ कमियां जानेंगे, और ये कमियां हैं इसी को हम लोग जो है क्या कहते हैं, आलोचना कहते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर इसका आलोचना। एक, यहाँ योग्यता शर्त थोड़ा सा, ये 5 वर्ष का काम है, ये बहुत अधिक है, इसलिए कि 5 वर्ष जो है क्या करता है, अगर प्राइवेट वाला है तो इसको 5 वर्ष कंटिन्यू काम नहीं करने देता है। जैसे 4 वर्ष पूरा हुआ या 5 वर्ष पूरा होने से पहले उसको जो जॉब से टर्मिनेट कर देता है, अब फिर दोबारा उसको रख लेता है। तो ये जो है एक जो है इसका जो है क्या है, लूप होल है। तो इसमें कुछ सुधार होना चाहिए कि इसका टाइम ड्यूरेशन कम करना चाहिए। ठीक है, और बिना कारण बताए टाइम पूरा होने से पहले निकालने पर भी जो है शोकॉज मतलब उसको नोटिस देना होगा कार्य। दूसरी बात, क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो पाता है। ठीक है, और इसका मुख्य वजह है निरीक्षक और नियंत्रक को उचित संख्या नहीं होना। ठीक है, दूसरी बात है उपादान का जो राशि है वो अभी कम है, मैक्सिमम 20 लाख मिल सकता है, या फिर जो है जो भुगतान का तरीका है वह जो है कम है, क्योंकि अभी जो महंगाई का दर है वर्तमान समय में इसके हिसाब से ये बिल्कुल कम है। दंड का प्रावधान भी देखा जाए तो ये भी कम है, इससे किसी को कोई डर ही नहीं है। ठीक है, 6 माह से 1 साल का या 6 माह से 2 साल का कारावास है, 10,000 20,000 का बात है। 10-20,000 आज के जमाने में अभी जो है वर्तमान में बहुत मायने नहीं रखता है, कोई भी दे के निकल सकता है। ये कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए होना चाहिए। दूसरा, कर्मचारी अशिक्षित है, अजागरूक है। ठीक है, तीसरा, नियोजकों नेक्स्ट है नियोजकों को भुगतान का उत्तरदायित्व दिया गया, नियोजक को दिया गया है। यहाँ पर नियोजक अगर जो है मजबूत रहा और अगर कर्मचारी कमजोर रहा, यहाँ पर यह भुगतान नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर एक बात फिर से रिपीट कर देते हैं, जितना भी एक्ट अभी तक आप लोग को पढ़ाए हैं इससे पहले, ठीक है, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट पढ़ाए हैं, या एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट पढ़ाए हैं, या फिर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट पढ़ाए हैं, इन सब में या और भी इतना एक्ट है, इन सब का आलोचना में कुछ बात जो है आपको बताए थे कॉमन होता है। ठीक है, उसके अलावा जो प्रावधान में से कुछ बात है, जैसे एक ये शर्त का उपादान का राशि कम है, जैसे कॉमन वाला बात क्या है, क्रियान्वयन में कमी, दंड कम है, अशिक्षित अजागरूक है, नियोजक के ऊपर जिम्मेदारी दिया गया है, और ये निरीक्षकों और नियंत्रकों की उचित संख्या नहीं है। तो ये 1 2 3 4 एंड 5 ये तो सब जगह मिलेगा, बाकी 1 2 जो है वो प्रावधान से ही रहता है। ठीक है, तो ये बात हो गया हम लोग का उपादान संदाय अधिनियम 1972 का। ठीक है, 1972। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।